की तरह, कच्चे से धागे टूटी सांस की तरह। कैसे तोरे से चेहरों में हम अपनों को ढूंढे। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी जिस मकसद के लिए जा रही हो वो मकसद पूरा करके आना। मुझे पता है कि सीमी और समिया की बातें बर्दाश्त करना आसान नहीं है, लेकिन सिर्फ फहीम भाई की वजह से खामोश हो जाना और ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुकना। बस तबीयत और खैरियत मालूम करके फ़ौरन आ जाना। तुम शहीर भाई से बात नहीं करना चाहते तो तुम्हारी मर्जी, लेकिन अपनी भाभी से तो बात करो। क्यों करूं मैं उनसे बात? जब उनके शौहर को अपने बाप की परवाह नहीं है तो मैं उनकी परवाह करके क्या करूंगा? सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। भाई साहब साइन कीजिए ना प्लीज। फहीम साहब साइन नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ये हमारे घर की बात है, मेरा ख्याल है कि आप खामोश रहें, बल्कि बेहतर ये होगा कि आप बाहर जाएं। देखें, मैं अगर बाहर भी चला जाऊंगा ना तो फिर भी फहीम साहब साइन नहीं कर सकेंगे। साइन नहीं कर सकेंगे? लेकिन क्यों? वो इसलिए कि फहीम साहब फालिज की वजह से इनकी राइट बॉडी जो है वो बिल्कुल पैरालाइज हो चुकी है। और आप लोगों ने कमरे में आने से पहले ना मुझसे पूछा और ना मुझसे इजाजत ली। अगर आप मुझसे बात कर लेती तो मैं आपको पूरी डिटेल बता देता। असल में फहीम साहब इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपना दायां हाथ या अपनी दाईं टांग हिला सकें। वकील साहब, भाई साहब के अलावा साइन ऑफ पावर किसके पास है? मेरा मतलब है कि भाई साहब के अलावा और कौन है जो साइन कर सकता है? जी सर के बाद ये साइनिंग अथॉरिटी नदीम साहब के पास थी, मगर अब उनके गुजर जाने के बाद बोर्ड ने ये साइनिंग अथॉरिटी बोर्ड के ही एक मेंबर को दे दी है। किसे? शहीर साहब को। शहीर को? ऐसा कीजिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिए, मैं बाहर वेट कर लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी तबीयत है आपकी? अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? क्यों आई हो तुम यहाँ? मैं और शहीद अंकल की तबीयत की वजह से बहुत परेशान थी। मेरे पास यहाँ आने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। अगर तुम और शहीद इतने ही अच्छे होते तो भाई साहब को अपने खुदगर्जी और लालच से यहाँ तक नहीं पहुँचाते। मैं यहाँ अंकल की तबीयत पूछने के लिए आई। अगर आप लोग हमारी कॉल पिक कर लेते, हमें अंकल की तबीयत के बारे में बता देते, तो शायद मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता। अरे तुमसे बात करना तो दूर, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती, जिसकी वजह से हमारे घर में इस तरह की मुश्किलें आ गई हैं। उसको मैं अपने घर की तफसील बताऊं? आप मुझे ना बता, लेकिन अंकल की तबीयत के बारे में शहीद को तो बता दे। ये उनका हक है। कौन से हक की बात कर रही हो तुम? वो हक जिस हक को भाई साहब तुम्हारी दहलीज पर खत्म कर आए। और रही शहीद की बात, तो सारे खानदान को पता है कि वो भाई साहब की कितनी परवाह करता है।
ऐसी बात नहीं। जब से उन्हें अंकल की तबीयत के बारे में पता चला, वो मुसलसल अंकल के लिए दुआएं कर रहे हैं। वो परेशान है। आप लोग उससे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। बात सुनो बीबी, ज्यादा ढोंग करने की जरूरत नहीं है। बाप की जिंदगी खतरे में है और वहां वो घर बैठकर दुआएं कर रहे हैं। झूठ की भी कोई हद होती है रायमा, बस कर दो। आप जो चाहे समझ लें, लेकिन उनकी परेशानी और उनकी फिक्र की वजह से ही मैं यहाँ आई हूँ। ये कहो कि ये देखने आई हो कि भाई साहब अभी जिंदा है या तुम्हारे शौहर को पैसा मिलने की उम्मीद बन गई। बसी, जो तुमसे कुछ बात करनी है। कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं चाहती हूँ कि तुम तक पहुंच जाए। ये भी बात सुनो, जो भी बात करनी है मेरे सामने करो। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये बात अच्छी तरह याद रखो कि मैं तुम्हारे मकसद को पूरा नहीं होने दूंगी। बस ऐसे 2 मिनट के लिए मेरी बात सुन लो। वसी, कोई जरूरत नहीं इससे हमदर्दी करने की। ये जिस तरह आई है उसे उसी तरह वापस लौटा दो, बस। चाची, इसकी बात सुनने में क्या हर्ज है? हर्ज ये है कि इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और जिसकी ये वकालत करने आई है ना, उससे भी भाई साहब सारे ताल्लुक खत्म कर चुके। ना मैं किसी की वकालत करने आई और ना ही किसी बात का तकाजा करने आई। कुछ बात है जो सिर्फ तुमसे शेयर करना चाहती हूँ। मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपके और अब्बू के खिलाफ नहीं जाऊंगा। मैं बस इसकी बात सुनकर आता हूं। उन्हें बहुत चोटें आई, लेकिन इस हाल में भी उन्हें तुम्हारी और अंकल की फिक्र है। वो चाहते हैं यहाँ आना, लेकिन बुखार ने उन्हें ऐसा जकड़ा हुआ है, वो बिस्तर से उठ भी नहीं सकते। कल रात उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि बेहोशी के हालत में भी वो सिर्फ तुम्हारा और अंकल का नाम पुकार रहे थे। अब कैसी तबीयत है उसकी? बेहतर तबीयत है, बुखार कम हो गया, लेकिन चोटें अभी भी वैसी की वैसी ही हैं। उन्होंने मुझे सख्ती से मना किया था, ये बात मैं तुम्हें नहीं बता, लेकिन यहाँ आने के बाद जो सूरत हाल मैंने देखी, इसके बाद ये सब बताना तुम्हें जरूरी होगी। हसी, तुमने उनकी कॉल क्यों नहीं पिक की? पप्पू ने भी उनकी कॉल पिक नहीं की। उन्होंने कितने फोन्स किए, लेकिन कोई जवाब नहीं। और इस नफरत के बाद तुम्हारे लिए जानना जरूरी है कि जिनके लिए तुम यहाँ बदगुमान बैठे हो, तुम्हारे लिए कितना तड़प है। बस कीजिए भाभी, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, आपसे भी और शहीर से भी। तुम्हारे शहीर भाई तुमसे अंकल से बहुत मोहब्बत करते हैं। वो तुम्हारी आंख में एक आंसू नहीं देख सकते, और ना ही अंकल को तकलीफ में।
मुझे अंदाजा है इस बात का, लेकिन लेकिन ना जाने मैंने बगैर सोचे समझे सब कुछ मान लिया उसके बारे में। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। मैं तुमसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि वो हर पल तुम लोगों के साथ है। ये कभी मत सोचना कि परेशानी और तकलीफ में वो तुम लोगों को अकेला छोड़ देंगे। भाभी भाभी उससे कहे कि आज हमें उसकी बहुत जरूरत है। अब्बू और मुझे उसकी बहुत जरूरत है। उसके होने से हमें हिम्मत और ताकत मिलती है। उन्हें भी तुम लोगों के होने से ताकत मिलती है। और वो अंकल से बहुत मोहब्बत करते हैं। उन्हें सिर्फ अंकल की मोहब्बत चाहिए। उन्हें किसी भी चीज की कोई लालच नहीं। भाभी शहीर ठीक हो जाए तो उसको कहिएगा कि वो यहाँ आ जाए, लेकिन अब्बू उसको जख्मी हालत में नहीं देख सकते। वो यहाँ आएगा तो हमें बहुत हिम्मत मिलेगी। बस वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। जज्बों से बने रिश्ते जज्बाती फैसलों से नहीं खत्म होते। वो कल भी तुम्हारे भाई और अंकल के बेटे थे और आज भी। बस ये बॉम्ब गिरना था हमारे सर पर, सो वो भी गिर गया। क्या क्या सोच कर आए थे और क्या सुनने को मिला। अम्मी, ये किस मुश्किल में फंस गए हो? इतनी दुआएं मांगी, इतना परेशान हुए, और ये है कि बच के भी हमारे काम नहीं आए। अरे बेटा, मैंने कितना कहा था तुम्हारे अब्बू को कि अरबाज का नाम डायरेक्टर की लिस्ट में डाल दें, लेकिन वो मेरी कहाँ सुनते थे। हैं? भाई साहब के सामने तो जैसे बात करने के काबिल ही नहीं। अब देखो ना, आखिरकार ये मलबा हमारे सर पर गिरा ना। तो क्या अभी मलबा हम सारी जिंदगी अपने सर पर लेकर घूमते रहेंगे? और हम कर भी क्या सकते हैं? इनका हाथ चलेगा तो ही कुछ होगा। काश मैं निकाह के वक्त ही पेपर्स पर साइन करवा लेती। वादा तो उन्होंने मुझसे ले लिया, पता नहीं पूरा कब होगा। अरे अब जो हुआ नहीं उसका जिक्र क्या करना। अब ये सोचो कि कागजात हैं कहाँ। अम्मी, हमारे पास क्या कोई और तरीका नहीं है इसके अलावा? तरीका तो वकील बताए, लेकिन मेरे ख्याल से अगर ये जबान से ही कह देना कि शहीद नहीं बल्कि वसी साइन ऑफ अथॉरिटी है तो हमारा काम बन सकता है। वरना ये बात याद कि शहीद हार कर भी जीत गया और हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम हार गए। ये तो ना जिंदा काम आए ना मुर्दा। यार कितना बदनसीब हूँ ना मैं, ऐसे वक्त में अब्बू के साथ नहीं हूँ, अब्बू के पास नहीं हूँ। वो इतनी तकलीफ में है और मैं और वसी, वो बेचारा सब कुछ अकेले मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। वो तुम अकेले नहीं है, आपकी दुआएं उनके साथ है। ठीक होते ही आप खुद उनके साथ होंगे। तब तक मैं इस तरह चुपचाप तो नहीं बैठ सकता ना, मुझे कुछ ना कुछ तो करना चाहिए ना। शहीद, अभी आप सिर्फ अपने आप को ठीक करने के बारे में सोचें। आप जैसे ही ठीक हो जाएंगे तो उन्हें भी हौसला रहेगा।
से तो मुझे बुला रहा था, लेकिन मुझे ये डर है कि पता नहीं अब वो मुझसे बात करेंगे भी या नहीं। ठीक है, वो बेशक उन पुरानी तल्ख यादों को ना भुलाएं, मुझसे बात ना करें, मेरी शक्ल ना देख, लेकिन फिर भी मैं रहूँगा तो उनका शहीर ही ना, उनका शहीर जिसे वो हमेशा अपना पास रखे थे। मुझे आपके पास नहीं, मुझे आपके पास जाना। अंकल की नाराजगी ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी। आपकी मोहब्बत उन्हें बदल देगी। आप परेशान ना हो, सब बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। शहीद बेटा, ये मेरी पुरानी डायरी में से पे ऑर्डर की कॉपी मिली है। ये कौन सा पे ऑर्डर है आंटी? बेटा, जो शोरूम पे कर्जा लिया था ना, तो नदीम भाई ने सीमी के नाम पे ऑर्डर बनाया था ताकि उसके अकाउंट में पैसे आ जाए। आपने एक ही पे ऑर्डर दिया था? हाँ, बस यही था, क्योंकि नदीम भाई ने मुझे कहा था कि यकमुश्त से ही सारे पैसे अदा हो जाएंगे। लेकिन आंटी, ये तो सिर्फ 70 लाख का है और आपने कर्जे की जो अमाउंट बताई थी वो तो कुछ और ही थी। और ये देखें, इस पे जो डेट मेंशन है, आई रिमेम्बर इसी साल तो चचा ने अपना घर बनाया था और उन्होंने अब्बू को ये बताया था कि उन्होंने कहीं से 70 लाख का अरेंज कर लिया और 40 लाख और चाहिए कंपनी से ताकि वो अपना घर ले सकें। हाँ, मुझे याद आया, इस वाक़े के 6 महीने बाद ही मुझे सीमी ने कहा था कि हमने कोठी खरीद ली है और सारे पैसे फहीम भाई ने अदा किए। तो इसका मतलब मेरा शक सही निकला ना? कैसा शक बेटा? सारी बात और उन लोगों की असलियत सामने आ गई ना, और इन सब सबूतों के बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। और ये सब जानने के बाद मैं अब्बू और वसी को उनके रहमो करम पर नहीं छोड़ सकता। इसका मतलब है उन्होंने हमें धोखा दिया, हमारे सारे पैसे गबन कर लिए। और अम्मी, आप सारी जिंदगी ये समझती रही कि आप उनके एहसानों तले दबी हुई हैं। उन्होंने हमें ये घर दिया है। हमारे साथ धोखा हुआ है। बस अम्मी, बहुत हो गया है ड्रामा। मुझसे अब ना वसी बर्दाश्त होगा और ना ही ये रिश्ता। मेरी तरफ से तो वसी को खुदाफिज ही समझे। अरे बेवकूफी की बातें मत करो तुम। जब फल खाने का टाइम आया तो तुम इस तरह की बातें कर रही हो। कौन सा वक्त आ गए, वो तो हमें कुछ दे ही नहीं रहे। अरे इस तरह हार मान के थोड़ी बैठ जाएंगे हम लोग। देखो, मैं कोशिश करूंगी कि बिजनेस वसी तुम्हारे और अब्बास के नाम हो जाए, लेकिन जब तक तुम्हें वसी के साथ रहना होगा। अम्मी, आपने और मेरे कितने इम्तिहान लेने हैं? मेरी ये नफरत वसी से दिन ब दिन ना बढ़ती जा रही है और आप कह रही हैं मैं उससे प्यार से पेश आऊं। मुझसे तो एक पल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखो बेटा, जहां तुमने इतना कुछ उठाया है, कुछ दिन और सही। क्या क्या बर्दाश्त करूं? राइमा का इस तरह वसी के कमरे में मुंह उठा के आ जाना। हिम्मत देखी थी आपने राइमा की, किस तरह उसने वसी से बात की थी। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। राइमा में तो कमाल की हिम्मत आ गई है। अरे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया है, भाईजान से ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी कोई ज्यादा ही सगी लगती हो। और आप कहती हैं वसी की इन सारी हरकतों के बाद मैं उससे प्यार से पेश आऊं। अरे भाई, हमारी मजबूरी है, इसलिए कहती हूँ। वैसे वसी भी कमाल का गुन्ना निकला। मैं लाख पूछती रही कि राइमा क्या कह रही थी, क्या कह रही थी। कहने लगा नहीं, वो सिर्फ अब्बू की खैरियत पूछ रही थी। फिर मैंने शहीर के बारे में पूछा, कहने लगा नहीं, वो अब्बू चाहते नहीं कि वो मेरे पास आए, उनसे मिलें। उनके आने से ना अब्बू की तबीयत बिगड़ जाती है।
झूठ बोल रहा था, पैसे मांगने आई होगी। हाँ, एक तो इनके हालात वैसे ही इतने बुरे, ऊपर से शहीद की खातेदारी में जो पड़ गए। ऐसे हालात में ना भीख ही मांगी जाती है। सैया वे तेरी दुनिया में एतबारी। मैं बस चंद अपने रिश्तेदारों को बुलाती हूँ और सादगी से निकाह करके बच्ची को अपने घर ले आएंगे। आप अपनी सेहत का ख्याल रखें भाई साहब। कबीर साहब, आपसे मिलने को लड़की आई है। क्या? शहीद से कहो कि वो तुम्हें अथॉरिटी दे दे, इस तरह तुम बिजनेस संभाल सको, तुम्हारे हाथ से बिजनेस चलेगा। और रही भाई साहब की बात, तो उन्हें हम संभाल लें।